नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी। लर्निंग डिसेबिलिटी के ही क्वेश्चन के अगले चरण में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे इस टॉपिक के बारे में कि लर्निंग डिसेबल कोई है या नहीं है, उसकी पहचान हम किन लक्षणों को देखकर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है शारीरिक बनावट को देखकर। पहला दूसरा कोई क्रम यहाँ पर निश्चित नहीं है, आप किसी को भी आगे या पीछे लिख सकते हैं और लिखने की प्रक्रिया वही रहेगी। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि लर्निंग डिसेबल चाइल्ड को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो पहले लर्निंग डिसेबिलिटी की हमें परिभाषा देनी है, उसका मीनिंग बताना है, वर्बल मीनिंग, फिर डेफिनेशन देनी है, विश्लेषण करना है डेफिनेशन का, किसी एक या दो इसका डेफिनेशन का। उसके पश्चात कैसे हम पहचान करेंगे उसको हमें देना है। तो पहला अगर हम दे सकते हैं कि शारीरिक बनावट। ऐसे बालकों की शारीरिक बनावट जो है वो हमें देखने से पता चल जाता है। जैसे इनकी शारीरिक बनावट क्या होगी, जो स्वस्थ बालक हैं उनकी जैसी शारीरिक बनावट इनकी नहीं होगी। कंधे झुके हुए होंगे, नज़रें नीची होंगी, इनकी आत्मविश्वास की कमी होगी। तो इनकी शारीरिक बनावट में इनके चलने खड़े होने, और खड़े भी होंगे ये तो हाथ को थोड़ा सा ऐसे करते हुए, आंख नीचे करके, या बार बार अपनी पलकों को ये बार बार अप एंड डाउन करते रहते हैं। तो शारीरिक बनावट देखकर भी हम पहचान सकते हैं। कुपोषित भी लगते हैं या कभी कभी ये कुपोषण के शिकार हमें दिखते हैं। अगला है मानसिक स्तर। मानसिक स्तर के लिए आपको साइको में तमाम प्रैक्टिकल बताए गए हैं कि कैसे हम साइको के प्रैक्टिकल के द्वारा किसी के मानसिक स्तर का आकलन कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं। पर अगर उन प्रैक्टिकल को करना संभव नहीं भी हो, तो मानसिक स्तर हम किसी छोटी सी क्रिया को भी, जो उस आयु वर्ग का बच्चा जो है कर सकता है सामान्य रूप से, यदि कोई बालक नहीं कर सकता विशेष कंडीशन को लेकिन यहाँ पर हमें छोड़ना चाहिए। जैसे वो बीमार है, कोई बहुत खुशी की स्थिति में भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा मस्तिष्क सही प्रकार से काम नहीं करता कि हम क्या रिएक्ट करें। आपने सुना होगा कि बहुत खुशी में भी इंसान रो देता है। क्यों? क्योंकि किसी भी खुशी दुख किसी चीज़ का जब अतिरेक होता है तो समझ नहीं पाता कि उसकी अभिव्यक्ति हम किस प्रकार करें। तो इन विशेष परिस्थितियों को यदि छोड़ दिया जाए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बिना किसी मानसिक स्तर के टेस्ट के बिना भी कि उस आयु वर्ग का बालक बालक का मानसिक स्तर कैसा है, और जो अधिगम अक्षम बालक है या अधिगम में न्यून है, पीछे है, पिछड़ा है, उसका मानसिक स्तर अगर उन बालकों के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो बालक जो है अधिगम असमर्थी है। अगला है भाषाई विकास। प्रायः देखा जाता है कि ऐसे बालकों का भाषाई विकास जो है वो मंद गति से होता है। बचपन में ये बोलना बहुत लेट शुरू करते हैं। इनके शब्दों में बोलने में जो है वो शुद्धता नहीं होती है, शब्द जो है वो गलत बोलते हैं, भाषाई बहुत त्रुटियां होती हैं, व्याकरणात्मक त्रुटियां होती हैं, और इनका जो शब्द भंडार होता है, जो इनकी डिक्शनरी होती है वो बहुत कम होती है, सीमित शब्द भंडार होता है। तो इसके आधार पे भी हम जान सकते हैं। फिर सांवेगिक स्तर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम एकदम सामने से देखकर स्पष्ट रूप से ज्ञात कर सकते हैं कि कोई बालक अधिगम असमर्थी है या नहीं। जैसे संवेग जो होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होते हैं, लेकिन जब हम एजुकेटेड होते हैं, जैसे जैसे हमारा सोशलाइजेशन होता है, तो क्या होता है, हम अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, और कहाँ हमें उन संवेगों का प्रकटीकरण करना है, वो उस चीज़ के लिए हम अभ्यस्त हो जाते हैं। परंतु ऐसे अधिगम असमर्थी जो बालक होते हैं, ये अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये बहुत एकांत प्रिय होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, झगड़ालू होते हैं। तो सांवेगिक स्तर से हम एकदम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि कोई बालक अधिगम असमर्थी है या नहीं। एक चीज़ और यहाँ पर विशेष रूप से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि साइको के पेपर में आपने अभिवृद्धि और विकास का चैप्टर पढ़ा होगा। अपने उस नॉलेज को आप इनकी पहचान में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि इस लेवल पे बालक का ये भाषाई, मानसिक, क्रियात्मक, आपने ये सारे विकास पढ़े होंगे, तो ये विकास हो जाते हैं। परंतु अगर ये नहीं परिलक्षित हों, इसका मतलब बालक जो है वो अधिगम असमर्थी है। फिर है सामाजिक समायोजन। सामाजिक रूप से कुसमायोजित जो बालक होते हैं वो जो है अधिगम असमर्थी होते हैं। फिर व्यवहारों को देखकर, जैसे अभी हमने बताया, नाखून ये करना, हाथों को ऐसे ऐसे करना, नजरें नीची करना, पैर हिलाते रहना, ये भी अधिगम असमर्थता की एक निशानी के रूप में जाना जाता है। फिर अगला है मित्र समूहों के साथ व्यवहार। ऐसे बालकों के मित्र समूह पहली बात तो होते नहीं है, या होते हैं तो ये मित्र समूहों के साथ भी लड़ाई झगड़ा, ये बहुत ही ज़्यादा ये अपने मित्रों को
पे एक दबदबा या दबाव बनाते हैं, वो किसी और से बात करें तो इन्हें पसंद नहीं होता, इससे भी अधिगम असमर्थता से ग्रस्त हो जाते हैं। अगला है विकास और वृद्धि। अभी हमने बताया साइको में आप विभिन्न अवस्थाओं में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जो विविध विविध एज हैं, उनमें आप देखकर यहाँ पर दे सकते हैं कि वृद्धि और विकास अगर उस एज के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसका मतलब बालक जो है वह अधिगम असमर्थी है। फिर अगला है सीखने एवं समझने की क्षमता। सीखने और समझने की क्षमता में भी प्रत्येक आयु वर्ग के बालकों में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य पाया जाता है, ये नॉर्मल है। लेकिन यदि कोई बालक 12 साल का है और उसकी सीखने और समझने की क्षमता 5 वर्ष की, इसका मतलब वो अधिगम असमर्थी है। अवधान एवं अधिगम, कंसंट्रेशन की यदि कमी है, लर्निंग की यदि कमी है, तो वो बालक भी अधिगम असमर्थी होगा। फिर आत्मविश्वास की कमी एवं व्यक्तित्व। अधिगम असमर्थी बालकों को हम उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी को देखकर उलझा उलझा सा रहना, सुस्त सा रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, तो इन चीज़ों से हम देखकर समझ सकते हैं कि ये बालक अधिगम असमर्थी है। बहाने बनाते रहना, ऐसे बालक भी अधिगम असमर्थी होते हैं। नेक्स्ट है अनुशासनहीनता। ऐसे बालक अनुशासनहीन होते हैं, ये किसी के अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है कमजोर स्मरण स्मरण शक्ति। लिखने एवं पढ़ने में देरी, ये लिखने और पढ़ने में इनको बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा एज तक या इनके पीछे बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है तभी समझते हैं। फिर समझने का राह, समझने की कमी होती है। क्रियात्मक, इनके क्रियाओं में जो है वो सूक्ष्मता का अभाव पाया जाता है। और ये बालक जो है बचपन में चलना या कोई भी चीज़ सीखने में इनको थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा विलंब होता है। तो ये कुछ यहाँ पर जनरल पॉइंट्स हैं जिनको हम अपने साइको के पेपर से अगर जोड़ के लिखेंगे तो हमारा बहुत ही साइंटिफिक आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बीएड सेकेंड ईयर के 10th पेपर में आने की बहुत संभावना होती कि अधिगम असमर्थी बालकों की आप कैसे पहचान करेंगे, या ऐसे भी पूछते हैं कक्षा में अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान आप किन प्रकार से करेंगे, क्या तरीके उसके लिए अपनाएंगे, इख्तियार करेंगे। तो इस प्रकार आज ये हमारा टॉपिक हो गया। कल इसी क्रम में कुछ और नया टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आशा है आप सभी अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।